बच्चों आज हम पढ़ेंगे संधि। इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, भाषा पढ़ी थी और वर्ण के बारे में, वर्ण विचार, उसमें वर्ण विच्छेद तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आपके टॉपिक आता है संधि। इससे पहले अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो उनको जल्दी समझ में आएगी, और जिन्होंने पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगा बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। इसमें नियम आपको जानना ज़रूरी है, और जब तक वो नियम आपको याद नहीं होंगे ना तब तक संधि करना मुश्किल है। इसलिए जो संधि है ना थोड़ा सा मुश्किल है, पर इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप सीख नहीं पाओगे, सीख जाओगे। पहले उसके लिए जो मैं नियम सिखाऊंगी ना वो आपको याद करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, और वो नियम जब तक याद नहीं करोगे, नहीं सीखोगे तो संधि नहीं आ सकती आपको। और वो तब आएंगे जब आप उसकी बहुत प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, बार बार जितनी ज़्यादा करोगे आप इनको उतना ही अच्छी ये संधि आपको समझ में आएंगी। अब सबसे पहले जानते हैं संधि होती क्या है। संधि मतलब वर्णों का परस्पर मिलना, शब्दों का नहीं। शब्दों का मेल नहीं होता संधि में, किसका मेल होता है, वर्णों का, यानी स्वर और व्यंजन। किसका, स्वर और व्यंजन। आपको मैं सिखा चुकी हूँ स्वर और व्यंजन दोनों। वर्ण होते हैं अलग अलग, क, अ, प, म, ल, ये क्या है, वर्ण। इनको अलग अलग जब ये स्वतंत्र होते हैं रूप से बोले जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, आपके वर्ण। यानी स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं, ना कि शब्दों के मेल से। यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन आता है, वो कहलाती है आपके संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, यानी मेल, और विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग, यानी जो जोड़ है उसको अलग अलग करना, यानी जो मेल है उसको अलग अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। अब हम देखो संधि पढ़ेंगे। कितनी बात हमने जान ली, अब हम पढ़ते हैं संधियाँ कितनी होती हैं, संधियों के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 होती है आपकी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होती है। स्वर से समझ में आ रहा है आपको, स्वर पढ़ाए हैं मैंने, इससे पहले वाले जो पढ़ाया था चैप्टर उसमें मैंने आपको स्वर बताए थे। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और ये और ये है ना, ये 2 अलग अनुसार, और ये वाला अनुनासिक, और ये आपके विसर्ग अलग होते हैं। ये इनको स्वर में नहीं गिनते, इनके अलग से नाम होते हैं। इसलिए स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। उनको आपको इसी क्रम में लिखना सीखना होगा, जिस क्रम में ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके स्वर हो गए। क्या हो गए, स्वर हो गए। और ये इसी क्रम में आपको याद करने हैं, इसी क्रम में रखना है इनको। अगर इनके बीच में से एक भी गायब हो गया ना दिमाग से और गलत लिख दिया तो आपके संधि के नियम भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए जो स्वर है ना इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। ए, आ, ई, ऊ, री। देखो किसके बाद आता है, ऊ के बाद री, ए, आई, ओ, औ। ये इसी क्रम में होने चाहिए। और जो संधि के नाम है ना, स्वर संधि के अब कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो भी आपको इसी क्रम में याद रखने हैं जिस क्रम में मैं लिख रही हूँ। दीर्घ संधि, नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद गुण संधि, उसके बाद
वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि और उसके बाद अयादि संधि। ये इसी क्रम में आपको नाम याद होने चाहिए। इसका क्रम परिवर्तित नहीं करना है। जिस क्रम में मैंने लिखी है उसी क्रम में ये वाली आपको ऐसे के ऐसे ही याद होनी चाहिए। इसी क्रम में, इनका क्रम नहीं बदलना है। जैसे नहीं करते हम लोग कि है ना, उसमें बदल सकते हैं। स्वर संधि लिख दी, उसके बाद आप विसर्ग लिख दो, व्यंजन लिख दो, चलेगा। पर यहाँ पे जो स्वर संधि के भेद हैं आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। कैसे? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसी तरीके से इसी क्रम में आपको दीर्घ संधि के जो भेद हैं वो याद रखने हैं। अब हम इसको सीखने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। जो संधि होती है ना, सारे शब्दों की नहीं होती। आप लोग क्या कोई भी शब्द मिल गया उसकी संधि शुरू कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो शब्द हम बोलते हैं उसमें से 60% शब्दों की ही संधि होती है, बाकी शब्दों की संधि नहीं होती है। और कुछ संधियाँ संस्कृत में ही प्रयोग होती हैं, हिंदी में होती भी नहीं है, उनका प्रयोग नहीं होता है। कुछ नियम होते हैं उनका भी प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। पर वो हम जब करेंगे तब उसका क्लियर हो जाएगा। और आपने 60% शब्दों की ही संधि होती है, बाकी की नहीं होती। हमने कोई नाम किसी की संधि करने बैठ जाते हैं, अनीता, अनि प्लस था, ये क्या हुआ? नहीं, इसकी संधि नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जिनकी संधियाँ नहीं होती है। तो हमको अब इसके नियम सीखने हैं। ये नियम सीखना बहुत ज़रूरी है। इनसे क्या होगा? आसान हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है। और सबसे मुश्किल संधि स्वर संधि है। ये सबसे मुश्किल है। व्यंजन और विसर्ग तो फटाफट समझ में आ जाएगी, वो तो जल्दी समझ में आती है। लेकिन जो स्वर संधि है वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए हमको ये नियम जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये आपको याद करने पड़ेंगे। आपको क्या लेना है? पेंसिल रजिस्टर लेनी है और लिख कर बैठनी है। और ये लिख लिख कर आपको एक बार ये नियम याद करने ही होंगे। पहले आप समझो कि कैसे करना है इनको। स्वर, नाम से ही पता चल रहा है, स्वर मतलब इसमें खाली स्वरों का ही प्रयोग होगा। स्वर मतलब नाम से पता चल रहा है, इसका तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। स्वर नाम आ रहा है मतलब इन स्वरों का प्रयोग करने वाले, इसीलिए हमने लिखे हैं वहाँ पर क्रम यही रहना चाहिए, क्रम नहीं बदलना है हमें इसका। तो चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहले दीर्घ से। किससे? दीर्घ से। सबसे पहले क्या है हमारे पास? ए आ, ई उ। तो ये यहाँ तक ले लेते हैं हम। 4 शुरू के लेने हैं हमको। ए या आ। इसका मतलब क्या होता है? या। मैं या तो सब्जी रोटी खाऊंगी, या पहले नहीं, मैं सब्जी रोटी खाऊंगी या फिर दाल चावल ही खाऊंगी। मैं सिल्वर वेल्स स्कूल में ही जाऊंगी या विद्या मंदिर में ही जाऊंगी। तो मतलब ये क्या है? या मतलब ऑप्शन, या मतलब ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक। तो इसका मतलब आ गया समझ में? या होता है। अभी थोड़ा सा इधर लिखते हैं तो हमको स्पेस मिल जाएगा। ए या आ। दूसरा क्या है? ई या ई, उ या उ, और उसके बाद री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब प्लस, क्या प्लस करना है इसमें, है ना? इसमें हमको ए प्लस आ, कुछ नहीं करना। दीर्घ मतलब बड़ा, इसमें जो बड़ा है वो आएगा। तो उसके लिए सेम आएगा, कुछ नहीं करना। अ या आ,
या ई या ई, ऊ या ऊ और री। ठीक, ये हमको नहीं याद रखना है, ये संस्कृत का है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में ये काम नहीं आता है। अब देखो, बराबर बराबर बराबर, क्या बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा, इनमें बड़ा कौन सा है चारों में, ये बड़ा है तो इसको लिख देते हैं आ, ये हमको ऐसे ही रखना है ना। इनमें से बड़ा ये, इनमें से बड़ा ये, ऐसे। तो यानी इसके आगे ये होगा या इसके आगे ये हो या इसके आगे ये हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसके आगे ये हो या इसके आगे ये हो, बनेगा क्या, बड़ी। इसके आगे ये हो या इसके आगे ये हो, बनेगा क्या, बड़ा, ऊ ही बनेगा। री, री मतलब ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, हिंदी में नहीं, ये संस्कृत में काम आता है। इसके बाद है आपके गुण संधि। क्या है, गुण संधि है, गुण। अब देखो इन दोनों को एक साथ देखते हैं हम लोग, वृद्धि और गुण को। स्पेस ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है पर कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं बच्चों हम लोग, है ना। गुण, इसमें कुछ नहीं, हमको क्या लिखना है, 5 बार ये लिखना है, 5 बार ये लिखना है। अ या आ, ए या आ, ए या आ। ठीक, और 2 बार यहाँ लिखना है, ए या आ, ए या आ। कितनी बार हो गया बच्चों, 5 बार बोला था मैंने, तो 1 2 3 4 5 बार हो गया है ना ये। ठीक, अब इसमें प्लस क्या करना है, देखो अब इसमें प्लस क्या करना है, देखो हमने ये वाला लगा दिया, ये वाला हमारा कहाँ, दीर्घ संधि। अगर इसको हम वापस लगाएंगे तो हमारी ये गुण नहीं दीर्घ बनेगी, है ना। तो अब हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि ये हमने यूज़ कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके आगे वाले से शुरू करना है, इसके आगे वाले से शुरू करना है। इसके आगे क्या है, देखो ई या ई, ऊ या ऊ, ए या आई, यही है आगे। उसके आगे क्या है, ये है, नहीं है ना, यही गलती होती है। अब यहाँ आप क्लास में नहीं हो इसलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ लिख के ही आपको। यहाँ क्या है, ये अक्सर ऐसा ही करते हैं, है ना। ये क्या आएगा यहाँ पर, ये कहाँ आएगा, इसके बाद ए या आई, ओ या औ। ठीक हो गया ये हमारा। अब क्या बनेगा, है ना, इनसे बनेगा क्या, पहले उधर से समझते हैं। देखो जल्दी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इधर इक्वल टू क्या बनेगा आपके, वृद्धि हो रही है, वृद्धि यानी बढ़ोतरी, नाम से पता चल रहा है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो औ, है ना। इधर ए, है ना। इसके बाद यहाँ पर ई, यहाँ पर क्या बनेगा, ए, अ प्लस ई, आ प्लस ई, क्या बनेगा, ए बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ए। और जब बड़ा आएगा तो आई, है ना। आ प्लस आ प्लस ऊ और आ प्लस ऊ, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, ओ। क्या बनने वाला है, ओ बनने वाला है ना। अ प्लस आ
हो, ए या आ के आगे क्या हो, री हो, ए या आ के आगे री हो, तो यहाँ क्या बनने वाला है आपके अर। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या बनेगा, अर। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं हम यण संधि। यण संधि क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट संधि है। यण संधि सबसे इम्पोर्टेंट संधि है हिंदी में, इसको ज़्यादा पूछते हैं, और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, यण संधि। तो इसको समझते हैं। देखो इसके बाद ई या ई, उसके बाद क्या है, ऊ या ऊ, या ये सॉरी री, ठीक बच्चों, आ गया। अब इसमें क्या करना है, असमान स्वर, अगर ई आ जाएगा तो फिर ये हमारी ये वाली संधि हो जाएगी इसके आगे। ई तो हम कर नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि फिर तो ये वृद्धि संधि, ये देखो सॉरी वृद्धि नहीं, दीर्घ, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी अगर उसको ई कर दें। तो इसलिए असमान स्वरों का प्रयोग उसके आगे होता है, यानी ई ये इसमें नहीं आएगा, ये और री के आगे री नहीं आएगा, तो बाकी बचे हुए 9 आएंगे इसके आगे, 9 स्वर। तो इसमें कोई से भी आएंगे इनमें से, है ना। और इसमें क्या बनेगा, देखो आपको ये रे लेवे लाइन याद है बच्चों, ये रे लेवे, देखो ये से शुरू हो रही है, यण संधि कहाँ से शुरू हो रही है, ये से शुरू हो रही है। तो इसमें क्या बने वाला है, ये, ठीक, रे नहीं, इसमें ये वे और ये रे, री आया वहीं रे बनेगा, है ना, ठीक। ये प्लस नहीं, ये बनेगा यहाँ पर असमान स्वर आएंगे, उसके बाद ये बनेंगे, ठीक है। जगह कम है बेटा, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर प्लस में आपके असमान स्वर कौन से, यहाँ पर क्या आने वाले हैं आपके, ये इस जगह पर असमान स्वर, अभी मैं बता रही हूँ, असमान स्वर, असमान मतलब ये निकाल दिए ई और वो, तो उसके बाद ए वाले ही बचे हुए, ए के समान बोले जाने वाले स्वर, तो वो स्वर आपके इसके आगे आएंगे और क्या बनेंगे, ई के आगे छोटी ई, और ऐसे बड़ी ई के आगे छोटी ई के आगे, इसके आगे मतलब आपके इनमें से कोई सा भी आ गया, ए आ गया ये बनेगा, आ गया या बनेगा, इसके आगे ऊ के आगे, जैसे ई के आगे छोटा ऊ आया तो इसके छोटा ऊ बनेगा, ई के आगे बड़ा ऊ आया तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी। यानी यहाँ पर जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण बता रही हूँ, जैसे ई प्लस ऊ तो क्या बनेगा, यू, है ना। ऐसे इसके आगे ई प्लस ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ऐसे मतलब ये परिवर्तित होते हैं, पर आपको यही ध्यान रखनी है, ये वे रे, ले नहीं आएगा, क्या आएगा, ये वे रे, ले नहीं आएगा। बच्चों अभी इतना समझ लो, लेकिन ये फिर से हमें समझनी पड़ेगी, जब भी हम क्लास में मिलेंगे तो हमको ये ब्लैक बोर्ड पे फिर से समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बार में संधियाँ नहीं आने वाली समझ में, क्योंकि आपने इससे पहले शायद मुझे नहीं लगता इस तरह से पढ़ी है, तो थोड़ी सी दिक्कत भी होगी, परेशानी भी होगी, पर नहीं आ जाएगी। हम फिर से इसको एक बार कर लेंगे, आ जाएगी। एक बार बस आप ये नियम याद करके रखना, ये नियम आपको आ जाएंगे अच्छे से, तो फिर बहुत जल्दी से हमारी ये समझ में आ जाएगी। जितनी ज़्यादा संधियाँ करोगे आप, जितने शब्दों को तोड़ोगे जोड़ोगे, उतनी ही ये हमारी सही होंगी। अयादी संधि हिंदी में कम प्रयोग होती है बच्चों, ये ज़्यादातर संस्कृत की संधि है। किसकी संधि है, संस्कृत की संधि है। इसमें हमारे कौन से, ये वाले 4 जो बच्चे हैं, इनको जोड़े से नहीं लिखते। अभी तक मैंने क्या लिखा, सब सारे जो अक्षर है वो जोड़े से लिखे हैं, लेकिन इसमें जोड़े से नहीं लिखते। इसमें ए सिंगल लिखते हैं, आई
ओ, आओ, ऐसे अलग अलग इनको लिखते हैं। एक नियम और सीख लो आप, एक और आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए आपको कि जब प्रति प्लस एक मिलता है, प्रति प्लस एक, इसको जब भी बनाते हैं तो किस में परिवर्तित होता है? प्रत्येक। किस में? प्रत्येक। प्रत्येक में परिवर्तित होता है। तो ये वाला अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो कुछ अलग से सीखनी पड़ेंगी हमें, जैसे संधियाँ जब करेंगे तो किस में बड़ी मात्रा आएगी, किस में छोटी मात्रा आएगी, तो उसके लिए कुछ शब्द होते हैं जो हमको अलग से याद रखने पड़ते हैं, जैसे जगदीश, महेश, महेश, गणेश। तो मतलब ये चीज़ें हमको करने से आती हैं और फिर इनको हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मात्राओं का सीखना होता है, इसमें मात्राओं का सही लगाने का तरीका। इस वाली स्वर संधि में ही प्रॉब्लम आती है, ये मात्राओं वाली। बाकी तो व्यंजन और उसमें नहीं आती, विसर्ग में तो आसानी से हो जाती है। स्वर संधि में ही मात्राओं का प्रॉब्लम आता है। अभी मैं इसको बताऊंगी कैसे प्रॉब्लम आता है, तो वो हमको कैसे देखनी है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। अच्छा, इसमें अयादि संधि, ये ज़्यादातर किसकी संधि है? मैंने आपको बताया संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, जैसे नयन, नयन, गायक, नायक, इस तरह के। ये ए, जैसे इसके आगे ए आया, ए, इसके आगे ई, मतलब समान स्वर ही आते हैं, ए समान स्वरों का ही इसके आगे ई आ गया। जैसे ए प्लस अ, तो क्या बनेगा? आय। क्या बनेगा? आय, नायक। ऐसे ही इसके आगे आ गया, ए के आगे आ गया ए, तो क्या बनेगा? गायक, यक। तो मतलब ऐसे ये चीज़ें हैं ना, यक, आय, ये हमारे, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रही आपको कि एक तो पहले से आपने संध्या पढ़ी नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहले हम ये चार अच्छे से सीख लो। ये वैसे भी हिंदी में कम प्रयोग होती है, ये संस्कृत की संधि है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। जब भी हम कभी क्लास में आएंगे तब इसको समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डीपली इसको वैसे समझना पड़ेगा, तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं। हमको आपको ये चार अच्छे से सीखनी है। हिंदी में इन्हीं चार संधियों का ज़्यादा प्रयोग होता है और यही पूछी जाती है स्वर संधि की। यानी अभी हमारी क्या कंप्लीट हुई है? केवल स्वर संधि कंप्लीट हुई है। अब हम इसके उदाहरण एक देख लेते हैं। देखो, एक देख लेते हैं अभी, तो फिर हमको बहुत सारी करनी पड़ेंगी। ये वो मैं आपको पीडीएफ में कर करके भेजूंगी, है ना, तो उससे आपको यही समझ लेते हैं। लाओ हम यहाँ पर समझते हैं इसको। देखो, पहले शुरू क्या इजी शब्द से लेते हैं, हमेशा सरल से कठिन की तरफ ही जाते हैं ना। तो सबसे पहले विद्यालय, अपने विद्यालय से ही सीखते हैं। विद्यालय, है ना। संधियों में क्या होता है बच्चों? बीच से ही टूटती हैं ज़्यादा। 99% संधि जो होती है बीच वाले शब्द से ही तोड़ी जाती है, यहाँ से ही की जाती है। कुछ शब्द होते हैं जो आगे से या पीछे से भी टूटते हैं, पर वो कम होते हैं। वो थोड़े ही शब्द होते हैं जिनको आप अलग से ध्यान में रखोगे तो भी याद रहते हैं, वो करते करते वो चीज़ें आ जाती है। लेकिन ज़्यादातर संधियाँ कहाँ से होती हैं? बीच वाले से ही होती है। बीच में क्या है? या। क्या है? या। इसको हमको बाहर निकालना है। या क्या बन रहा है? आ। क्या बन रहा है? आ। तो विद, अभी इसको सिंपल लिखते हैं, विद प्लस आ प्लस ले, है ना। अब ये ऐसे तो कोई शब्द नहीं है ना, तो अब इसको हमको, अब यहाँ पे क्या लगाना होता है? हमको अपना कॉमन सेंस लगाना होता है। इसका कोई तरीका नहीं, ये सिर्फ आपको कॉमन सेंस, आपको शब्द आने चाहिए कि इससे कोई शब्द बनना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी लिख दें, वो नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। विद ले, विद आलय, तो ये कोई शब्द नहीं बन रहा है। इसलिए हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है? अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ये शब्द आपको पता आना चाहिए। विद्या, यहाँ पर आएगा विद्या
प्लस आलय, यानी विद्या का घर। आलय मतलब क्या होता है? घर। विद्या का घर, जहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो मतलब उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, दोनों चीज़ों का, आगे और पीछे वाला शब्द का मीनिंग निकलना चाहिए। तब वो जुड़ते हैं, तब वो क्या बनते हैं? उसका वही शब्द वापस बन जाता है। जब हम उसको जोड़ें तो उसका वही शब्द वापस बन जाए। ये है संधि का तरीका। जैसे एक और ले लो, गणेश ले लो, महेश ले लो, गणेश ले लो। चलो, यहाँ पर हमने ले लिया गणेश, या कुछ और भी ले सकते हो। अब इसमें आपको क्या करोगे आप? गण, है ना? तो अब गण मतलब क्या होता है? समूह। गण मतलब समूह। आप है ना कौन सा वाला ए लोगे? कौन सा? ये वाला? क्या जल्दी से क्या लगाओगे? यही लगाओगे ना? नहीं, यहाँ पर कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला ए निकलेगा। तब आपके कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ये अभी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों इसके लिए आपको, तो मैं ये आपको है ना पीडीएफ में थोड़ी थोड़ी करके और भेजूंगी, तब आपको ये क्लियर होंगे। अभी सिर्फ आप है ना आज ये नियम ही सीख लो, ये ही, क्योंकि बहुत है, ये सीखना ज़रूरी। अब हम व्यंजन संधि और उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं आज, फिर मैं पीडीएफ में अच्छे से उसको भेज दूंगी आपको। स्वर संधि हमारी हो गई है। अब ये हमको, ये नियम के बाद हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप कितनी प्रैक्टिस करते हो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम व्यंजन संधि और विसर्ग का थोड़ा सा, वो तो जल्दी आ जाएगी फटाफट, उनमें टाइम नहीं लगता। देखो, व्यंजन, हाँ, व्यंजन संधि, ठीक है। इसमें व्यंजन नाम से पता चल रहा है, उसमें स्वर, पर इसमें क्या है? या तो व्यंजन ही व्यंजन हो, या तो एक दोनों तरफ क्या हो? व्यंजन हो, या फिर एक तरफ व्यंजन हो और एक तरफ स्वर हो, यानी व्यंजन प्लस स्वर या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन। यानी इस संधि में एक तरफ व्यंजन या एक तरफ स्वर हो सकता है, या दोनों व्यंजन की ध्वनियाँ होती हैं, और वही ध्वनियाँ क्या होती है? एक नया परिवर्तन लेकर आती हैं, और वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है? आपके व्यंजन संधि कहलाता है। कुछ एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम लोग ये देखें, मैं वैसे तो आपको बच्चों इसका पीडीएफ पे बताने वाली हूँ अच्छे से उदाहरण, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा एक साथ समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों के। मैं एक दो उदाहरण दे देती हूँ, पर जब मैं संधि करूँगी तो आपको इसको अच्छे से बताऊँगी। जैसे तय या दै, तय या दै जब होते हैं और उनके आगे है, तय या दै होते हैं तो उनके मेल से क्या बनता है बन जाता है। तय या दै के मेल से है बन जाता है, तो वो क्या बना? व्यंजन बना। क्या बना? व्यंजन बना, तय और दै के मेल से, यानी दोनों तरफ क्या है? व्यंजन है। एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन भी हो सकता है। जैसे जगदीश, जगदीश कौन सी मात्रा है बच्चों? ये कौन सी मात्रा है? जगदीश में ये कौन सी मात्रा है? बड़ी है ना। थोड़ा सा मात्रा, इसमें ज़्यादा मात्राओं का नहीं रखना होता क्योंकि वही आती है, बड़ी आती है। मात्राओं का ध्यान हमको कौन सी संधि में रखना है? स्वर संधि में रखना है। जगदीश, तो जगत, गे का हमेशा ज़्यादातर तय, जगत प्लस ईश, बड़ी मात्रा है ना, इसलिए यहाँ पर बड़ा ही लिख देना, क्योंकि इसमें मात्रा जो यहाँ होगी ना वही यहाँ आएगी, जो यहाँ होगी वही यहाँ आएगी, इसलिए जगत प्लस ईश, जगदीश, है ना।
बना आपके, ये है आपके। तो यहाँ क्या है, ये व्यंजन है और ये स्वर है। ये क्या है, व्यंजन है और ये स्वर है। तो ये दोनों मिलके बड़ी जगदीश बनाया इन्होंने। तो ये आपके व्यंजन संधि कहलाती। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग में आपके जो विसर्ग पता है आपको, ये जो लगाते हैं हम प्रातः लिखते हैं, प्रातः तब ये लगता है, तो ये कहलाते हैं आपके विसर्ग। थोड़ी सी विसर्ग संधि और देख लेते हैं। जब स्वरों या व्यंजनों के मेल से, जब स्वरों या व्यंजनों के मेल से जब स्वरों या व्यंजनों के मेल से कोई परिवर्तन होता है, किसमें, विसर्ग में जब परिवर्तन होता है, स्वर या व्यंजन के मेल से जब विसर्ग में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाती है आपके, कौन सी संधि, विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे सरोज, ओ, सर प्लस जय, तो यहाँ ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, ओ में। ये विसर्ग प्लस जय मिलके क्या बन गया, ओ। तो ये क्या हो गया, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया। तो ये कौन सी संधि है आपके, विसर्ग संधि। ऐसे ही आप ले लो दुर्बल, इसमें क्या होता, ये ध्यान रखना, रे क्या है, दुर्बल, दुर्गण है ना, यहाँ पे दुर्जन, रे, तो ये दु प्लस बल है ना, तो ये और ये मिलकर क्या बन गया, क्या बना, ये वाला रे बन गया। क्या बन गया, ये वाला रे बन गया। तो ये दुर्बल, यानी किसमें, विसर्ग में परिवर्तन होता है। इसमें किसमें परिवर्तन होता है, विसर्ग में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, आज हमारा इतना ये संधि का पार्ट खत्म हो गया। मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी, उसमें आपको और समझा के भेजूंगी। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, संधि इतनी जल्दी से समझ में नहीं आती, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से आप इसको आसान बना सकते हो। जितनी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको ये क्लियर होती जाएंगी। सिर्फ मैं आपको नियम बता सकती हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। क्लास में आओगे तो हम इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस एक बार फिर कर लेंगे। ब्लैक बोर्ड पे हर संधि की 8-10 वो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक बच्चों।